अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे इसराइल को जंग की वजह से होने वाला अरबों डॉलर्स का नुकसान। इसराइल के साबिक वजीर दिफा ने कहा है कि उसकी मईशत को इस जंग की वजह से सिर्फ डिफेंस की फील्ड में 1 अरब डॉलर रोजाना का नुकसान हो रहा है। यानी 5 दिन की जंग अभी हुई है, 5 अरब डॉलर्स का नुकसान तो सिर्फ दिफाई मैदान में हुआ है। इसके अलावा जो इसराइल की मईशत तकरीबन बंद पड़ी है 5 रोज से, लोग शेल्टर्स में छुपे हुए हैं, खौफ है, किसी किस्म का काम नहीं हो रहा, उसकी वजह से जो नुकसान है वो रोजाना का तकरीबन 1.5 बिलियन डॉलर्स का है। दोनों को मिला लें तो 2.5 बिलियन डॉलर्स का नुकसान तो इसराइल की मईशत रोजाना की बुनियाद पर अब बर्दाश्त कर रही है। लेकिन इससे बड़ा नुकसान इसराइल का हो रहा है उसकी क्रेडिबिलिटी का। वो जो इन्वेंशंस करता था, लोगों को चीजें बेचता था और दुनिया के अंदर R&D में सफ़े अव्वल का मुल्क था, वो बहुत बड़ा नुकसान है। वो कई 100 बिलियन डॉलर्स का नुकसान है। वैसे तो इसराइल की मईशत कोई 420-425 बिलियन डॉलर्स की है। पाकिस्तानी हुकूमत का क्लेम है कि अब हमारी GDP भी 400 से 416 बिलियन डॉलर्स के दरमियान हो चुकी है, जो लीगल GDP है। वैसे हम आपको अपनी कई वीडियो में बता चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर भी ऐड कर लिया जाए, यानी दुकानदार, वो लोग जो टैक्स नेट में नहीं है, इनकम टैक्स नहीं देते लेकिन अच्छे खासे पैसे कमाते हैं, उसको भी शामिल कर लिया जाए तो हमारी मईशत 850 बिलियन डॉलर से जायद वर्थ की है। लेकिन चूंकि दुनिया भर के अंदर GDP जो है वो काउंट ही लीगल डॉक्यूमेंट, लीगल जो डॉक्यूमेंटेशन टैक्स रिटर्न्स पर होती है, उसकी बुनियाद पर हमारी कोई मईशत इस दफा 400 बिलियन डॉलर से क्रॉस कर चुकी है। इस पर हम वैसे एक डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं, स्क्रीन पर आप उसका थंबनेल देख रहे होंगे। अगर इस लिंक पे जाएंगे तो आपको वीडियो मिलेगी और इस वीडियो के आखिर में भी हम उसका लिंक पोस्ट कर देंगे, ताकि आप अगर जानना चाहें कि GDP की साइज क्या होती है तो आसान अल्फाज में हम जो आपको समझा चुके हैं वो आप समझ सकें। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है इसराइल का, जो हाई राइज बिल्डिंग्स तबाह हो रही हैं, इसराइल से कुछ 30 लाख के करीब लोग, वहां के रिहायशी, मुल्क से निकलना चाहते हैं इन हालात के अंदर। और इसराइल की हुकूमत ने मुल्क के अंदर आने वाले तमाम एयर रूट्स बंद कर रखे। कैसी बात है कि दिन के वक्त तो ईरान हमला नहीं करता ना, रात के वक्त करता है, तो दिन के टाइम पे इसराइल क्यों अपनी एयर ट्रैफिक रोके हुए है? अपने जहाज उसने साइप्रस में जाकर पार्क किए हुए हैं। इवन प्राइम मिनिस्टर का जो जहाज है वो भी एथेंस के अंदर, ग्रीस में जाके पार्क किया हुआ है। तो इस हिसाब से वहां खौफ, वहां पर आप हालात दे सकते हैं। फिर इसराइल की इकोनॉमी एक बहुत बड़ा हिस्सा था टूरिज्म का। हर साल कोई 6-7 बिलियन डॉलर उन्हें टूरिज्म से आ जाया करता था। पहले गजा की वॉर शुरू हुई 2023 के अंदर, उसकी वजह से सियाहों के आने की जो तादाद थी वो 90% तक कम हो चुकी थी। यानी कि 100 में से 90 टूरिस्ट अब इसराइल आया ही नहीं करते थे। अब इसराइल सिर्फ वो लोग आते थे जो किसी और मुल्क में सेटल हैं, उनकी फैमिलीज इसराइल के अंदर रहती है। ओवरसीज पाकिस्तानी होते हैं, इसी तरह ओवरसीज जो इसराइली थे सिर्फ वो आते थे। क्यों? जो हमास के छोटे छोटे रॉकेट्स थे जो चंद किलोमीटर तक मार कर सकते थे, उनका इतना खौफ था। अब जो ये ईरान के हजारों किलोमीटर दूर से आने वाले और 24,000 किलोमीटर की रफ्तार से आकर हिट करने वाले सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक जो मिसाइल्स हैं, उसके बाद तो आप क्या सोचते हैं कि कई सालों तक इसराइल के अंदर ह्यूमन रिसोर्स की शॉर्टेज हो जाएगी। जी हाँ, यहूदी पैसे के लिहाज से बहुत तगड़ा है, रिसर्च के अंदर बहुत आगे है, लेकिन जिस एक चीज के अंदर यहूदी मार खाता है वो है तवक्कल। खौफ बहुत है, तादाद बहुत थोड़ी है, मौत से डर लगता है। इस वजह से इन हालात के अंदर 5 दिनों से इसराइल की मईशत तकरीबन रुकी हुई है। फिर ईरान इसराइल के अहम पॉइंट्स पर हमले कर रहे हैं, मसलन ऐसी यूनिवर्सिटीज जहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत होती थी। आपको बताते चलें कि दुनिया के अंदर सबसे सस्ती और अच्छी तहकीक यूनिवर्सिटीज के अंदर होती है। नौजवान होते हैं, उनको आपको ऐसा सच पे नहीं करना पड़ता, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वहां से मुख्तलिफ कंपनीज जन्म लेती हैं। तो ऐसी स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिवर्सिटीज, उनके स्पेशलाइज सेंटर्स जहां पर ड्रोन्स, AI, ये तमाम के तमाम आयरन डोम जैसे अहम चीज़ों के ऊपर रिसर्च होती है, नित नई इनोवेशंस हो रही होती हैं। अब ईरान उन जगहों को हिट कर रहा है।
मैं तो ये जानकर हैरान हो गया कि ईरान ने पूरे पूरे इस्राएली सिटी का 3D मॉडल बना रखा है अपने पास, और अब ईरान ने उसमें टारगेट लॉक किए हुए हैं कि यहां पर ये R&D सेंटर है, यहां पर ये लैब है, यहां पर इनका कोई डिफेंस का सेटअप है। तो वो उस जगह को हिट कर रहे हैं ताकि अगर 2, 4, 5 दिन बाद सुलह हो भी जाती है, सीजफायर हो भी जाता है, तो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना लॉस हो गया हो कि उसे रीबिल्ड करने के अंदर उन्हें सालों ना से कई महीने लग जाए। और फिर वहां पर जो बड़ा कीमती इक्विपमेंट होता है, जो वहां पर HR आप लेके आए होते हैं, लोग लेके आए होते हैं, साइंटिस्ट, वो कहां से लेकर आएंगे। नो डाउट ईरान का बहुत नुकसान हुआ है इंसानी सतह के ऊपर। वैसे तो ईरानियों के अंदर जो शहादतें हैं वो 224 रिपोर्ट की जा रही हैं, लेकिन सबसे अहम 9 आला मिलिट्री के हुकाम उनके अब तक शहीद हुए हैं। इसके अलावा 14 साइंसदान जो कि उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे वो शहीद हुए हैं। अब तक इसराइल के यहाँ को बहुत बड़ी कैजुअलिटी रिकॉर्ड नहीं की गई। ये इसराइल की बहुत बड़ी कामयाबी है। वैसे अगर हम तारीख में चले जाएं तो ये जासूसी जो है उसके अंदर यहूदी और उसके बाद हिंदू, ये 2 कौमें ऐसी हैं जो सबसे आगे होती हैं। तो उस हिसाब से इसराइल का नेटवर्क ईरान के अंदर बहुत डीप है। उसने चुन चुन के उनके जर्नैल जो हैं वो शहीद किए हैं, और साइंसदान वक्तन फवक्तन बरवाता रहता है। लेकिन आपकी बार जो मजबूरी के अंदर ईरान ने रिटेलिएट किया, अब भी ना करता तो बहुत देर हो जाती। ईरान को शायद सीरिया बना दिया जाता, ईरान का हाल अफगानिस्तान वाला कर दिया जाता, इराक की तरह उसके दांत निकाल लिए जाते। एक ममलिकत के तौर पे तो ईरान रहता, लेकिन एक मिलिट्री पावर के तौर पे हरगिज़ ना रहता। अभी इसराइल गजा की जंग से नहीं उभरा। गजा की जंग में उसे कोई 67 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ है, जो उसने मिलिट्री पे एक्सपेंडिचर किया, जो यहां पर टूरिज्म रुकी, फिर सबसे हम जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया करती थी हर साल को 24-25 बिलियन डॉलर्स, वो कम होकर कुछ 16 बिलियन डॉलर्स के करीब रह गई है। यानी कि 8-9 बिलियन डॉलर्स की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो भी कम हुई है। फिर जो दुनिया भर का अच्छा तेज जहन यहूदी खरीद के लाया करते थे, यहां पर आके रिसर्च किया करते थे, वो भी खत्म हो गया। 60,000 से जायद कंपनियों ने अपने दफातर इसराइल में बंद कर दिए हैं कारोबारी नुकसान की वजह से। ये तमाम वो फिगर्स मैं आपको दे रहा हूं जो कि इसराइल की अपनी हुकूमत वक्तन फवक्तन या उनके एक्सपर्ट्स जारी करते रहते हैं। तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि इसराइल तबाह हो गया। इसराइल के पास पीछे से आने वाला पैसा बहुत है, लेकिन जो तबाह हुई है वो इसराइल की क्रेडिबिलिटी हुई है। जिस इसराइल को अनटचेबल समझा जाता था, जिस इसराइल के बारे में कहा जाता था कि इसका डिफेंस सिस्टम ऐसा तगड़ा है कि इस पर कोई हमला किया जाए तो असर नहीं करेगा, वो जो मिथ थी वो टूट गई है। ये ऐसे ही है कि किसी गांव के चौधरी को, वडेरे को, उस गांव का मजदूर हारी उठकर चपेड़े मारते। अब वो चौधरी खा उस मजदूर, उस हारी का सर कलम कर दे, उसकी तिक्का बोटी कर दे, लेकिन वो जो तजलील हुई थी उस चौधरी की, उस वडेरे की, उस नवाब की, वो कभी वापस नहीं आ सकता। इसराइल को यह मार पड़ी है। हम उम्मीद करते हैं कि मुसलमान हुक्मरान इससे सीखेंगे और आपस में यकजहती करेंगे। ईरान भी सीखेगा और मिसाइल्स के साथ साथ अपनी एयरफोर्स को भी तगड़ा करेगा। पाकिस्तान से हेल्प ले, क्योंकि आज के दौर में जिसके पास एयर सुपीरियरिटी है वही तरक्की करता है। आज का एपिसोड अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।